हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, नारीवाद क्या है और नारीवाद की विशेषता तथा आलोचना। इसमें हम नारीवाद के विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और उसकी आलोचना का भी एनालाइज करेंगे। और ये टॉपिक देखा जाए तो हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिनके सिलेबस में नारीवाद है या उनकी विशेषता है या आलोचना है। चाहे वो बीए हो, चाहे एमए हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, अगर उनमें नारीवाद है तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाला है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण आरएनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, नारीवाद क्या है, नारीवाद की विशेषता और आलोचना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर नारीवाद। देखिए सबसे पहले तो हमें नारीवाद के बारे में जानना है, उसकी विशेषता के बाद में हम बात करेंगे, आलोचना का भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे प्रथम जो यहाँ पर रहता है नारीवाद, आखिर नारीवाद क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ साइंटिस्टों के जो है थिकनोरोस के विचार यहाँ रखेंगे और उनके विचारों का यहाँ एनालाइज करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वप्रथम अगर हम देखें यहाँ पर नारीवाद के विचारधाराओं के अनुसार, तो ऑक्सफोर्ड के शब्दों के अनुसार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है कि स्त्रीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत करता है। यानी देखा जाए तो नारीवाद का यहाँ पर साफ यहाँ मतलब निकलता है, जो कि ऑक्सफोर्ड ने यहाँ पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत किया था कि स्त्रीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता और उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत करता है। दूसरे अगर हम थिंकनर्स की बात करें यहाँ पर, तो समाजशास्त्री मैरी एनोस ने लिखा है और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान तथा भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है और यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्य के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरे द्वारा पेश की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान और भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है और यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिए चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरे के द्वारा पेश की जाती है। यानी स्त्रियों के लिए दूसरे व्यक्ति जो है पुरुष, वो बहुत तरह की चुनौतियां पेश करते हैं और उसी को यहाँ पर स्त्रीवाद का नाम दे रहे हैं मैरी एनोस। और ये बताए हैं कि स्त्रीवाद स्त्रियों की वर्तमान और भूतकाल की जो है स्थितियों को हम यहाँ पर तुलना करते हैं, उसकी मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। अगर हम अगले थिंकनर्स की बात करें तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि चार्लोट वंश के अनुसार, चार्लोट वंश ने अपनी शब्दों में यहाँ पर परिभाषित किया था और यह कहा था कि स्त्रीवाद से विक्रय उन विभिन्न सिद्धांतों और आंदोलनों से है जो पुरुष की तरफदारी का विरोध तथा पुरुषों से जो है पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता की आलोचना करती हैं, तथा जो लिंग पर आधारित अन्याय को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। अब यहाँ पर आपको मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि देखिए चार्लोट ने वंश ने इसकी साफ शब्दों में बात कही थी कि पूरा पुरुष को जो है तरफदारी का विरोध करना। देखा जाए तो हर क्षेत्र में पुरुषों की तरफदारी होती है। कारण क्या होता है
कि स्त्रियों को जो है वो मौका नहीं दी जाती है जो पुरुषों के दी जाती है। यानी यहाँ पर चार्ल्स वंश ने साफ शब्दों में कहा है कि पुरुषों की तरफदारी का विरोध करना, पुरुषों से पुरुष भी प्रति स्त्री की अधीनता की आलोचना करती हैं। कई पुरुष ऐसे पुरुष भी हैं जो स्त्रियों की अधीनता को आलोचना करते हैं, जो लिंग पर आधारित अन्याय को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। यानी बहुत से हमारे पुरुष भी ऐसे थिंकर्स हुए जिन्होंने स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया। और देखा जाए तो यहाँ पर स्त्रीवाद का साफ शब्दों में यही है कि औरतों की तरफदारी नहीं की जाती है, पुरुषों को तरफदारी की जाती है। देखा जाए तो जॉन चार्वेट का भी कहना साफ था, उन्होंने भी स्त्रीवाद के ऊपर अपनी विचारधारा पेश किया। जॉन चार्वेट का कहना था कि स्त्रीवाद का मूल्य सिद्धांत यह है कि मौलिक योग्यताओं के पक्ष से पुरुषों तथा स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। इस पक्ष में कोई भी पुरुष प्राणी अथवा स्त्री प्राणी नहीं है, बल्कि वे मानवीय प्राणी हैं। मनुष्य का स्वभाव तथा महत्व लिंग के पक्ष में स्वतंत्र है। देखिए, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उजागर करने की कोशिश किया है। जॉन चार्वेट ने साफ शब्दों में कहा है कि स्त्रीवाद का मूल्य सिद्धांत मौलिक योग्यता के पक्ष में पुरुष और स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं पुरुष हो या स्त्री समाज का दो अंग है और इसको हम अलग नहीं कर सकते। कहते हैं कि हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समाज में प्राथमिक स्थान देना चाहिए। दोनों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये बात जॉन चार्वेट ने साफ शब्दों में कही है। कहते हैं कि बल्कि हम सब जो है मानवीय प्राणी हैं। हम सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब के सब एक मानवीय प्राणी हैं और मनुष्य का स्वभाव तथा महत्व लिंग के पक्ष में स्वतंत्र है कि कोई भी लिंग भेदभाव नहीं करेगा और समाज में सभी को जो है वैसा ही स्थान दिया जाएगा जैसे एक दूसरे को दिया जाता है। और इनकी विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर हम स्त्रीवाद को जो है हर एक थिंकर्स, हर एक जो है व्यक्तियों के अंतर्गत इसको समझने की कोशिश किया और सबने इसी बात को जोड़ दिया कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, समाज में सबको मौका मिलना चाहिए और सभी को सामान्य अधिकार भी होना चाहिए। कहते हम जो है मानवीय प्राणी हैं, न कि हम स्त्री और पुरुष हैं। कहते हैं समाज के समक्ष पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों सामान्य हैं और दोनों को सामान्य अधिकार भी देना चाहिए और इसी अधिकार के साथ जो है स्त्रियों को आगे बढ़ाने का मौका भी देना स्वाभाविक बन जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्त्रीवाद के ऊपर सभी जो है थिंकर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उजागर किया है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे की बात, इसकी विशेषताओं की तरफ जो है हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। चलिए इसकी हम विशेषताओं पर प्रकाश डालें। देखा जाए तो नारीवाद की मुख्य विशेषता यानी मेन फीचर ऑफ फेमिनिज्म का भी महत्व रखेगा। देखिए, सब प्रथम अगर हम बात करें तो स्त्री अलैंगिक प्राणी नहीं है। स्त्री जो है एक मानवीय प्राणी है। तो आप समझ सकते हो कि स्त्री को हम अलैंगिक प्राणी नहीं कह सकते, हम इसको मानव प्राणी कहेंगे। क्यों? क्योंकि नारीवाद का बुनियादी विचार यही है कि स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं हैं। इन विचारधाराओं का समर्थन करने का कहना है, जो समर्थकों का कहना है कि किसी को केवल माता, पत्नी या बहन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। और उनका कहना है कि स्त्री भी पुरुषों के समान योग्यता तथा बुद्धि रखती है और वह सभी कार्य करने के योग्य है जो पुरुष द्वारा किए जाते हैं। उनका कहना है कि जीवन के विभिन्न पक्षों में स्त्रियों की पुरुषों के अध्ययन स्थिति का कारण यह है कि उन्हें पुरुषों के समान अपने विकास के अवसर नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्त्री अलैंगिक प्राणी नहीं है, उनको हम लैंगिक के तौर पे अलग नहीं कर सकते। वो एक मानव प्राणी है। हम स्त्रियों को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो केवल सिर्फ किसी की माता हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है। हम देखें तो वो एक इंसान भी है और उसको समाज में अपने योग्यता को साबित करना भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए समाज को उनको हर एक अवसर देना चाहिए और उनको जीवन को और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए सभी को जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं तो एक बात भी कहता हूँ कि सरकार की जितनी भी आज जो स्त्रियों के प्रति जो कहते हैं कि
स्त्रियों को आरक्षण देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को आरक्षण न दें, स्त्रियों को मौका दें। अगर स्त्रियों को मौका मिलती है तो उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जो है किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। औरतें स्वयं भी सक्षम है हर कार्य करने के लिए, लेकिन स्त्रियों को मौका नहीं दी जाती है। सिर्फ उनको जो है एक कोटा में डाल दिया जाता है। आप देखोगे कि स्त्रियों के लिए सरकार की क्या रवैया है। हर क्षेत्र में स्त्रियों को इतना कमज़ोर सरकार ने बना दिया है कि हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए जो है आरक्षण स्थापित कर दिया है। अरे भाई, आरक्षण स्थापित ना करो, स्त्रियों को मौका दो और देखो कि वो अलैंगिक प्रणाली के रूप में, प्राणी के रूप में नहीं जाने जाएंगे, एक मानवीय प्राणी के रूप में जाने जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अगला पॉइंट की तरफ विशेषताओं की ध्यान दे तो कहते हैं सामान्य अधिकार तथा सामान्य अवसर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका त्रिपान स्टडी सेंटर भी वकालत करता है कि सामान्य अधिकार और सामान्य अवसर होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। नारीवाद के समर्थकों का कहना है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी स्त्रियों के पुरुष के समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाने की ज़रूरत है। उनके अनुसार स्त्रियों के पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें भी पुरुषों के समान अपना भी जीवन स्वतंत्र पूर्वक व्यतीत करने के, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने तथा विवाह और तलाक के अधिकार मिलने चाहिए। जो अधिकार पुरुषों को मिले हैं वो सारे अधिकार स्त्रियों को भी दिए जाने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें पुरुषों के समान सफलतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करने और चुनाव लड़ने तथा उच्च पद ग्रहण करने के अधिकार भी होने चाहिए। नौकरियों के मामलों में लिंग के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सरकार भी इस बात को जो है भेदभाव करती है कि स्त्रियों को कमज़ोर समझती है और उनको लिए आरक्षण करती है। भाई, आरक्षण ना कीजिए, उनके साथ भेदभाव ना कीजिए, उनको सिर्फ मौका दीजिए, उनको सामान्य अधिकार दीजिए, सामान्य अवसर दीजिए और जो हमारे समाज में फैली हुई बुराई है उनको नष्ट कीजिए। और देखिए, स्त्री को एक बार मौका मिल जाने के बाद जो है वो जीवन की हर एक जो है अपनी लक्ष्य में सफलता हासिल कर सकेगी जो वो चाहती है। कहते हैं सिर्फ एक मौका देने की आवश्यकता है और ये हमारा परम सिर्फ अधिकार है। स्त्रियां भी एक मानव होती है, ना कि एक पत्नी, ना कि एक बहू और ना एक बहन। कहते हैं वो भी एक मानव है और उनको भी आगे अपना जीवन जो सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की जो है अधिकार देने की आवश्यकता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है पितृ प्रधानता का विरोध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि हमने जितना भी हमने पढ़ा है हमें पता है कि भारतीय समाज जो है पितृ प्रधान समाज है और कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मातृ समाज देखने को मिला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं पितृ प्रधान होने के कारण जो है स्त्रीवाद का सदैव ही यहाँ विरोध हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। नारीवाद जो है पितृ प्रधान को ही स्त्रियों के शोषण का दमन तो उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का मुख्य कारण मानता है। और बात सत्य भी है कि नारीवाद का सबसे बड़ा विरोधी और शोषण करने का कारण जो है पितृ प्रधान समाज का होना है। कहते हैं कि आज क्या हमारा समाज ऐसा नहीं बन सकता जिसमें पितृ भी हो और मातृ समाज भी हो, दोनों का मिला जुला होना। कहते हैं दोनों को समानता देने का सुचारू अधिकार है और इससे जो है समाज भी सही रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष का सम्मान अगर कहते हैं समाज में सामान्य रहेगा तो इससे जो है किसी से भेदभाव करना सुनिश्चित नहीं होगा। और कहते हैं बहुत तरह के जो स्त्रियों के प्रति अपराध होता है उस अपराधों से जो है बचा जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पितृ प्रधान समाज में पुरुष स्त्रियों पर अपने प्रधानता स्थापित करना चाहता है तथा उसे निर्देश देता है और उसे समाज में पुरुषों की स्थिति उच्च, स्त्रियों की निम्न याद रखती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर जो चित्र लिखा हुआ है गलत वर्ड है, वहाँ है पितृ, क्योंकि पितृ प्रधान समाज में जो है पुरुष स्त्री पर अपने प्रधानता स्थापित करना चाहता है। जनरल सी बात है कि पुरुष जो है स्त्री पर हमेशा अपनी प्रधानता स्थापित करना चाहते हैं और पुरुष जो है हमेशा स्त्रियों को कमज़ोर, लाचार समझते हैं और सोचते हैं कि उनके न रहते हुए वो विवश हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा देखा गया है कि पुरुष जो है स्त्रियों को निर्देश देते हैं, समाज में पुरुषों की स्थिति उच्च रहते हैं और स्त्रियों के निम्न रखा जाता है, जो कि सही नहीं है।
नारीवाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आधुनिक हैं। हम आधुनिक के उस परम सीमा पे पहुंच गए हैं जहां पर इस तरह के जो है विरोधाभास हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। होने में सबसे बड़ा जो खतरा होता है स्त्रीवाद को ही होता है, और स्त्रियों को ही ये खतरा उठाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार में स्त्री की भूमिका जो खूब घर की चार दीवारों के अंदर तक ही सीमित कर दिया गया है। उसे अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। परिवारों में बच्चा का समाजीकरण इस प्रकार किया जाता है कि पुरुष का स्त्री पर जो है भूत बने रहे, और पुलिस टॉप परिवार में लड़कियों के मुकाबले लड़कियों को हर प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है, जिसकी अक्सर लड़कियों पर पड़ता है, और अंतर नारीवाद संस्था का विरोध भी करते हैं। यानी देखा जाए तो हमारे समाज में पुरुषों का स्त्री पर जो है भूत बना रहे, जो है पुलिस टॉप परिवार में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को हर प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर जनरल सी बात है, यहाँ वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इस शब्दों को मत देखिए। यहाँ पर इतना ही बात बताया गया है कि पुरुष जो है प्रधान समाज में स्त्रियों का जो है कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है, और लड़कियों के मुकाबले लड़कों को हर प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है। यानी लड़कों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। आपके समक्ष भी कहीं देखने को मिल ही जा सकता है कि लड़कियां स्कूल से आती है, फटाक से जो है घर के काम कपड़े बर्तन धोने में लग जाती है, और लड़के जो है मोबाइल लेके अलग बैठ जाते हैं या अपने दोस्त से जो है खेलने कूदने चले जाते हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है परिवार संस्था का विरोध करती है। जर्नल सी बात है, नारीवाद जो है परिवार की संस्था का विरोध करती है कि नारियों को पीछे करने में कहीं ना कहीं परिवार का ही जो है महत्वपूर्ण हाथ होता है। परिवार में ये बात देखने को मिलता है। आपने कहीं सुना भी होगा, धार्मिक तौर पे भी देखने को मिला होगा कि लड़कियों को हर काम के लिए वंचित कर दिया जाता है, और लड़कों को हर काम के लिए एक ही वर्ड बोला जाता है, लड़के हैं हमेशा शुद्ध रहते हैं। तो ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विचारधारा है। अंततः हम कह सकते हैं कि नारीवाद परिवार संस्था का विरोध सदैव करती है और करती रहेगी, क्योंकि नारीवाद के जीवन के सबसे बड़ा रुकावट जो है परिवार संस्था के विरोध के रूप में है। उसके पश्चात आता है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों की जो परंपरावादी भूमिका है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्त्रीवाद देखा जाए तो स्त्रियों द्वारा परंपरावादी कार्य घर का काम काज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना आदि के जाने के विरुद्ध है। उनका यह कहना है कि स्त्रियों की यह भूमिका देवी आदेश नहीं है, बल्कि पुरुष द्वारा बनाई गई हुई स्त्रियों पर जब तक स्वतंत्र नहीं हो सकती है तब तक उनकी भूमिका में परिवर्तन न लाई जाए। अब देखिए, अब ये किसी ने थोड़ी कहा है कि कहते पति का सेवा करना, उनके पूरे परिवार को पालन पोषण करना, तो ये कहाँ की बात आ जाती है? क्या पुरुष ये कार्य नहीं कर सकते हैं? संभवतः कर सकते हैं। कहते हैं देखा जाए तो ईश्वर ने बच्चे को जन्म देने का जो सौभाग्य है स्त्रियों को यहाँ पर प्रदान किया है, तो स्त्रियाँ कभी भी अपने जो है कर्तव्य से पीछे नहीं हटती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो समाज में क्या पति की सेवा करना स्त्रियों का ही कर्तव्य रहता है? क्या पति पत्नी की सेवा नहीं कर सकता? क्या सिर्फ पति ही जो है पालन पोषण कर सकता है, पत्नी पालन पोषण नहीं कर सकते अपने बच्चों को? हो सकता है। हमने कई जगहों पर देखा है जहां पति जो है बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, वहां स्त्रियां ही सारी भूमिका निभाने लग जाती है। तो देखा जाए तो परंपरावादी जो हमारी भूमिकाएं हैं उसमें आज परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे लाने की आवश्यकता है, उनको हर क्षेत्र में जो है उनको मौका देने की आवश्यकता है। कहते हैं जो जिसका कार्य है करें, लेकिन किसी की जो है अपनी योग्यताओं को दिखाने के लिए जो है किसी तरह का प्रतिबंध न लगाएं, क्योंकि प्रतिबंध होने के कारण जो है महिलाएं आगे नहीं आ पाती है, और उनको तो सबसे बड़ी समाज का प्रतिबंधित होते हैं। समाज जो होती है उनको प्रतिबंधित कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा समाज का ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है।
कोई भी स्त्री अगर बाहर काम करने जाती है तो समाज ये कहता है और गलत बातें कर कर के उनको तो प्रताड़ना देती है, जो सही नहीं है। स्त्रियों को जो है मौका मिलना चाहिए, उनको समाज भी प्रोत्साहित करे। अगर हमारा समाज में सोच विचार बदलती है तो स्त्रियों का स्थान ऊंचे हो जाती है, क्योंकि मेन जो है समाज है। समाज की जो है गलत नीतियों और कुदृष्टि के कारण स्त्रियां जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाती है। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र डालें तो कहते हैं एक पति एक पत्नी के विवाह का विरोध। एक पति एक पत्नी विवाह का विरोध, कहते हैं स्त्रीवाद एक पति एक पत्नी के विवाह के प्रथा के विरुद्ध है। उनका कहना है कि इस प्रथा के अंतर्गत स्त्री अपने पति की दासी बनकर रहती है। अब देखिए ये तो बात गलत है कि पुरुष जितना मर्जी मैरिज कर सकते हैं और स्त्रियों को जो है शादी करने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता, ये गलत है। कहते हैं इस प्रथा के अंतर्गत स्त्रियाँ अपने पति की दासी बनकर रह जाती है तथा उनकी सारी आयु अपने पति की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, घर के अन्य कामों करने में ही बीत जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इस दास्तां की स्थिति से मुक्त करने के लिए विवाह की इस प्रथा का अंत होना चाहिए। तो काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो एक पति एक पत्नी का जो है विवाह का विरोध जरूर यहाँ पर स्त्रीवाद करता है और ये साफ करता है कि पति जो है कितने भी शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नियों को ये अधिकार नहीं रख दिया गया है, उनको एक दास बना दिया गया है। और दास होने के जो ये विचारधारा है उनके कारण जो है स्त्रियों का शोषण होता है। और ये स्त्रीवादी विचारधारा जो है इन चीज़ों का खंडन करती है, विरोध करती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली पॉइंट की बात करें तो बच्चों की सार्वजनिक देखभाल। स्त्रीवाद के अनुसार बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। बच्चों को जन्म देने तथा उनका पालन पोषण करने के विशेष उपचार गृहों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिन्हें बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों की होनी चाहिए, जो सामूहिक उसे उन बच्चों की देखभाल करें। यानी देखा जाए तो नारीवाद जो है इन बातों को समर्थन करता है कि बच्चों की सार्वजनिक देखभाल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात थोड़ी सी कहते हैं अलग लग रही है कि जिम्मेदारी जो है प्रशिक्षित नर्सों की होनी चाहिए। इस बात को मैं यहाँ पर खंडन करता हूँ कि ये पॉइंट सही नहीं रहेगा। कारण क्या है कि स्त्रीवाद इस बात को कभी भी सही नहीं ठहरा सकता कि नर्सों रहे। देखिए बच्चों की सार्वजनिक देखभाल का अर्थ यहाँ पर यही होगा कि बच्चों का देखभाल जो है परिवार में हो, जिसमें दादा दादी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, चाचा चाची हो, सभी हों, तब जाके बच्चों की सार्वजनिक देखभाल होगा। सिर्फ एक स्त्री पर जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि एक स्त्री जो है बच्चे के लालन पालन करे और परिवार के कोई सदस्य उसमें हेल्प ना करे। कहते हैं आज ऐसे हमारे संस्थाएं भी बन गई है जो कई जगह पर जो है बच्चों का देखभाल करती है। आपको पता ही होगा कि आज जो कामकाजी महिलाएं हैं स्कूलों में जो होता है बच्चों को जब 2 साल के हो जाते हैं तो उनको एडमिशन करा के स्कूलों में रखा जाता है और उनके जो है डे केयर किया जाता है। तो इस तरह के प्रावधान हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बात कहता हूँ कि बच्चे की सार्वजनिक देखभाल का यहाँ पर मतलब यही रहता है कि बच्चों को परिवार में देखभाल हो, सभी जो है मिल के बच्चों का पालन पोषण करें, जिससे कारण जो है माता को जो माँ है उसको कम से कम तकलीफ़ों का जो है सामना करना पड़ सके और उनको भी जो है आगे मौका मिल सके। कहते हैं परिवार का मतलब ही होता है कि मिलजुल के कार्य को संपन्न करना। इसी बात की तरफ जो है स्त्रीवाद यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करता है। उसके पश्चात आता है लैंगिक स्वतंत्रता। कहते हैं उग्र स्त्रीवादी जो है स्त्रियों की पूर्ण लैंगिक स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का समर्थन भी करते हैं। उनका कहना है कि स्त्रियों की अपनी इच्छा अनुसार यौन संबंध स्थापित करने तथा उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये बात तो सत्य है। कहते हैं पुरुष और स्त्री का जो होता है प्रेम, कहते हैं उन दोनों की इच्छाओं पर निर्भर करता है। कहते हैं स्त्री भी उन्हीं व्यक्तियों से यौन संबंध बनाना चाहती है जिनसे वो चाहते हैं। कहते हैं जबरन जो होता है उसे हम आज बलात्कार का नाम देते हैं। कहते हैं ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनको कहना है कि स्त्रियों की अपनी इच्छा अनुसार यौन संबंध स्थापित करने तथा उन्हें तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके अनुसार काम वासना की पूर्ति एक निजी मामला है। इसमें समाज को तब तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक इससे दूसरे को हानि न पहुंचती हो। स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए कहते हैं ये जो होता है उनकी निजी मामला है, स्त्रियों की अपनी निजी मामला है, ये उनकी अपनी सोच विचार होती है। कहते हैं आज लड़कियां
कमज़ोर नहीं है किसी से। उनके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए बुरा है, वो भली भांति समझते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति अपने लिए गड्ढा खोदता है तो स्वयं ही गिरता है। कहते हैं आज परिवार भी उसके साथ नहीं रहता है। अगर कोई स्त्रियां अपनी सोच विचार करके अपनी जीवन यापन करना चाहता है तो उसकी अपनी इच्छा है। कहते हैं यहाँ पर काम वासना की जो पूर्ति होती है एक निजी मामला है, इसमें किसी भी जो है समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज को हस्तक्षेप तब करना चाहिए जब उस स्त्री के कारण दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचता हो, दूसरे व्यक्तियों को गलत भावना जाती हो, तब जाके समाज को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज, देखिए समाज का मतलब यही होता है कि समाज जो है गलत रूल रेगुलेशनों का विरोध करती है। और कोई स्त्री इस तरह के गलत काम करती है तो समाज को रोकने का काम है। इस बात को जो है स्त्रीवाद भी मानता है और इस बात का समर्थन भी करता है। स्त्रियां अगर गलत कर रही तो उसको रोकने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा अनुसार किसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उसमें जो है समाज को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। ये स्त्रीवाद का यहाँ पर जो है विचारधारा है। उसके पश्चात आता है निजी संपत्ति का विरोध। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्त्रीवादी निजी संपत्ति को भी स्त्री की अधीनता का एक मुख्य कारण मानते हैं। एंजलस ने लिखा है कि पुरुष अपनी निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंशज तक पहुंचाने के लिए स्त्री को विवाह द्वारा अपना दास बनाकर उसे बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रखता है। अथवा उनका विचार है कि स्त्री की स्वतंत्रता के लिए निजी संपत्ति की स्थापना समाप्त करना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एंजलस ने दी थी बात कि पुरुष अपनी निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंशज तक पहुँचाने के लिए स्त्री को विवाह द्वारा अपना दास बनाकर उसे बच्चा पैदा करने का मशीन बनाकर रखते हैं। क्या वो कहते हैं सिर्फ पुरुषों को ही मिलना चाहिए? ये गलत है। कहते हैं आज हमारे समाज का भी यही विचारधारा रहती है कि लड़के जो है वंश को बढ़ाते हैं, फिर लड़कियां क्या बढ़ाती है? सोचिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर लड़कियों का अगर आप अधिकार देते हो, अपने संपत्ति में अपने पास रखते हो, अपने जीवन में सम्मिलित करते हो, तो स्त्रियां भी तो क्या वंश से बढ़ा नहीं सकती? क्या स्त्री से पैदा हुआ बच्चा क्या आपको नाना नहीं कहेगा या नानी नहीं कहेगी? क्या आपको दादा दादी कहलाने में ही गौरव महसूस होता है, नाना नानी कहलाने में गौरव महसूस नहीं होता? वो भी तो आपका ही खून है, आपका ही डीएनए है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष अपनी जो है निजी संपत्ति को अपने शुद्ध वंश तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी पुरुष को ही पुरुष तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या पुरुष स्त्री तक पहुंचा नहीं सकती अपनी संपत्ति का? कहते हैं इंसान मर जाता है, क्या देखने आता है कि उसकी संपत्ति के साथ क्या हो रहा है? आपने जिसको जन्म दिया है, जिसको आपने जो है पाल पोस के बड़ा किया है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आप अपना वंशज उनको मानो जो आपके समक्ष हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण एंजलस ने कहा था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं स्त्री की स्वतंत्रता के लिए निजी संपत्ति स्थापना की समाप्त करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि स्त्रियों को आर्थिक स्वनिर्भरता भी होनी ज़रूरत है। कहते हैं स्त्रीवादियों के अनुसार स्त्री एक पुरुष के प्रभुत्व का एक मुख्य कारण स्त्रियों के पुरुष पर आर्थिक निर्भरता भी है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। कहते हैं आज स्त्रियों को काम नहीं करने दिया जाता है, उनके हर तरह से प्रताड़ना दी जाती है और इसी कारण जो है पुरुष जो है आर्थिक तौर पर जो है स्त्री आर्थिक तौर पर पुरुषों पर निर्भर रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रह जाती है कि स्त्री एक पुरुष के प्रभुता का एक मुख्य कारण सबसे बड़ा बनता है तो पुरुष पर आर्थिक निर्भरता होती है, औरतें पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता होते हैं। इसलिए स्त्री को पुरुष को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी उद्योग धंधे में लगाना चाहिए तथा उन्हें पुरुषों के स्थान ही शिक्षित करना चाहिए ताकि वो भी नौकरी अथवा कोई अन्य व्यवसाय, डॉक्टरी, वकालत आदि कर सकें और अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके और वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हों। कहते हैं ये ज़रूरी है। कहते हैं जो पुरुष कमा रहे होते हैं सिर्फ उनका ही नहीं होता ये पैसे, क्योंकि स्त्री का भी उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है।
देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक स्त्रियां पुरुष के लिए हर तरह के कार्य करते हैं, तब जाके स्त्री पुरुष जो है यहाँ पर आर्थिक पैसे कमाते हैं। और उन पैसों में सिर्फ पुरुष का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें स्त्रियों का भी अधिकार होना चाहिए और उनको भी बराबरी का मौका देना चाहिए। और ये नहीं कि पुरुष पे जो है स्त्री का जो है आत्मनिर्भरता होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्त्रीवादियों ने बताई है। स्त्रियों की आर्थिक स्वयं निर्भरता बनानी चाहिए जिससे स्त्रियां आगे आ सकें। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्त्री यौन उत्पीड़न वर्ग। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते स्त्रीवादियों का कहना है कि स्त्री समाज की उत्पीड़ित वर्ग है और लगभग सभी समाजों में हुए शोषण का शिकार भी है। परंपरागत पितृ प्रधान परिवार में उनका कोई कानूनी दर्जा नहीं है और वह संपत्ति की मालिक नहीं बन सकती और न ही वह नौकरी आदि करके आत्मनिर्भर बन सकती है। आधुनिक समय में भी स्त्रियों को जो अधिकार प्राप्त है वो पुरुषों से कम है और आज भी अधिकार स्त्री अपने परंपरा कार्य का घर काम काज करने और बच्चा पैदा करने, उनका पालन पोषण तथा उनके घर परिवार के सेवा में लगे होते हैं। देखा जाता है स्त्रियां आज भी अपनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ति के लिए पुरुषों पर निर्भर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है कि स्त्रियों को जो है अधिकार से भी वंचित किया गया है। हम जानते हैं कि हम आधुनिक युग में हैं, लेकिन आज भी आधुनिक युग में भी जो है स्त्रियों के साथ भेदभाव होना एक आम बात है। कहते हैं आज भी स्त्रियों को अगर नौकरी करने जाती है तो उनके साथ भेदभाव की जाती है और वो भी आज के समय काल में। कहते हैं अगर कोई पुरुष और स्त्रियों को एक काम दिया जा रहा है लेकिन इसके रिगार्डिंग इनको वेतन जो है अलग अलग दी जाती है, तो आज बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी जो है यहाँ पर लिंग भेदभाव हो रही है और इससे आप इनकार नहीं कर सकती। आप किसी भी स्त्री से पूछ सकते हो कि एक काम करने के लिए उनके अलग अलग जो है शरीर का प्रावधान किया गया है, ये गलत है। कहते हैं पुरुष से अधिक जो है स्त्रियां काम कर रही होती है लेकिन फिर भी उनको जो है उस तरह का जो है प्रावधान नहीं दिए जाते हैं जो मिलना चाहिए। कहते हैं आज भी जो है स्त्रियां जो हमारे आधुनिक युग में भी जो है पुरुषों पर निर्भर हैं, लेकिन ये गलत है। कहते हैं स्त्रियों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हर एक क्षेत्र में अपने आप को आगे लाने की आवश्यकता है। जब तक स्त्रियां अपने आप को आगे नहीं लाएगी हमारे समाज में स्त्री यौन उत्पीड़न का जो वर्ग बन गई है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है स्त्री यौन उत्पीड़न का वर्ग कहलाने का तो सबसे बड़ा समाज है। समाज जो है स्त्री यौन उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण भी बनता है।